नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच तक लाइव में। आज हम बात करेंगे कैसे सभी बाबाओं को सजा सुना दी गई है, आरोप सिद्ध हो गए हैं, जेल में भी है, फिर भी उनके साथ लाखों भक्त अब भी क्यों जुड़े हुए हैं। क्या वे भक्त अंधभक्त है या कुछ और वजह है। एक बार आप यह पूरी वीडियो सुनिए तो आपको पूरा मामला समझ में आ नहीं, जाएगा। वो कोर्ट का अपना एक एप्रिसिएशन का एक मोड होता है। कोर्ट ने अपनी एप्रिसिएशन में कहा भी ठीक है, मेरे को लग रहा है कि गलत काम हुआ है और उन्होंने उनको कन्विक्ट कर दिया। पर फैक्ट्स तो फाइल पे हैं। मीडिया को भी आज तक फैक्ट्स का नहीं पता। जितनी भी ये स्टोरीज मीडिया में चल रही हैं ये बगैर फाइल पढ़े चल रही है, किसी ने फाइल नहीं पढ़ी। सर, हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि क्या फैक्ट्स हैं। अगर ये स्टोरीज गलत चल रही है तो आप सही करें उसको। देखिए, मेन बात इसमें यदि आप फाइल देखेंगे, वैसे तो रिपोर्टिंग फाइल पढ़ने के बाद करनी चाहिए, दिस इज़ माय फर्स्ट व्यू। अदरवाइज इस केस की पोजीशन ये है, एलिगेशन 99 का, रेप का एलिगेशन 99 में दोनों बच्चियां कहती हैं हमारे साथ रेप हुआ। एक अगस्त 99 में कह रही है और एक सितंबर 99 में, इस तरह का एलिगेशन है उसके अंदर। और आज तक उन लड़कियों ने कभी कोई एफआईआर लॉज नहीं करवाई, उनका कभी कोई मेडिकल नहीं हुआ आज तक, देखिए आप। और उन लड़कियों का एक एनोनिमस लेटर पे ये एफआईआर लॉज हुई है 2002 में। सीबीआई को 2002 में सीबीआई कहती है हमें पता लग गया था किन लड़कियों के साथ, इन दो लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ 2002 में। 2003 के बिगिनिंग में उनका एक इंस्पेक्टर इन लड़कियों को मिलता है, लड़कियों ने कोई उसको भी रेप का एलिगेशन नहीं लगाया। फिर दिसंबर 2003 में इन्हीं का डीएसपी मिस्टर आर.एन. रैना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मिस्टर आर.एन. रैना, वो उन्होंने इन दोनों लड़कियों के 161 में एक के 2 बार बयान लिखे, एक का 1 बार बयान। आर.एन. रैना वो डीएसपी थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। लड़कियों ने कोई रेप का एलिगेशन नहीं लगाया दिसंबर 2003 में। और ब्यूटीफुल बात देखिए, सीबीआई का कंडक्ट देखिए आप, क्या है कि सीबीआई ने ये 2003 के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे, उन्होंने किए थे 161 के, वो सब छुपा लिए कोर्ट से भी और हमारे से भी। एक्यूज्ड का ये मेन राइट होता है कि जो भी उसके खिलाफ कोई व्यक्ति एलिगेशन लगा रहा है और सीबीआई यदि उसको गवाह के रूप में पेश करना चाहती है, उस लड़की को या लड़के को, उसके सभी बयानों की कॉपी आप मुलजिम को देंगे। वो 203 के बयान इन्होंने छुपा लिए। देखा दोस्तों, सीबीआई अदालत में केस चल रहा था और सीबीआई अदालत ही किस तरह से बयानों की कॉपी छुपा रही थी। फिर 2005 में एक बयान दूसरे आईओ ने लिखा 2005 में, आई एम टेलिंग यू 2000, उस बयान में लड़की ने सब एलिगेशन लगाए और ये भी बोला कि मैं इनके साथ कई जगह बाहर भी गई हूँ, राजस्थान में कई जगह गई हूँ और मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। 2005 में वो बयान भी उन्होंने क्या शरारत की कि रेप के केस में वो बयान अटैच नहीं किया उसका, वो बाई मिस्टेक या लकीली फॉर्चुनेटली वो एक दूसरे मर्डर केस में वो बयान की कॉपी लग गई। हमें पता लग गया कि भी 2005 में लड़की कह रही है मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ। तो हमने फिर एप्लीकेशन दी कि जी हमें ये बयान की कॉपी दिलाई जाए। आईओ हाजिर था और आईओ ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में ये बयान दिया कि जी हमने कोई बयान नहीं लिखा 2005 में। फिर कोर्ट ने नेक्स्ट डेट लगाई, उन्होंने देखा हो ये तो RC 8 में दूसरे मर्डर केस में लग गया बयान, फिर उन्होंने कॉपी हमें दी। और उसके बाद जब आईओ के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दिया एक डेरा फॉलोअर ने, और आईओज के खिलाफ, इन तीनों केसों के जो आईओ हैं उन सब के खिलाफ उसने क्रिमिनल केस फाइल किया क्योंकि उसको कस्टडी में उसकी पिटाई की। ये कंप्लेंट क्रिमिनल केस उसने जब फाइल किया, उसके बाद इन दोनों लड़कियों का उन्होंने रेप का एलिगेशन का बयान लिख लिया। ये इस केस की मेन बात तो ये है। और इसके अलावा बहुत बातें हैं जो इसको मतलब मैं समझता हूँ कि फाल्सीफाई कर रही हैं बिल्कुल। लड़की कहती है 28-29 अगस्त को मेरे साथ रेप हुआ, एक लड़की, और कहती है जी मैंने कहा जी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, और इन्होंने मुलजिम ने कहा भी कोई बात नहीं, आपको स्कूल में टीचर रख देंगे, आप दूसरे स्कूल में जाके आप टीचिंग का काम कीजिए, 8 किलोमीटर दूर है वो स्कूल। और वो कहती है 1 सितंबर से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि 28-29 को रेप का एलिगेशन था। मैंने उस लड़की का साइंड अटेंडेंस रजिस्टर उस स्कूल का पेश किया। वो 5 जुलाई 99 से उस स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रही थी। वो कहते हैं कि उसने अपने ब्रदर को बता दिया कि मेरे साथ रेप हो गया, और जब ब्रदर को पता लग जाएगा, क्या वो अपनी बहन को उसके बाद भी 6 महीने तक कहा भी तू कोई नहीं डेरे में रहो। ये वही ब्रदर है ना, रंजीत, जिनका मर्डर हुआ, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं।
उसने फिर भी 6 महीने उसको वहीं रखा और उसके बाद अप्रैल 2001 में ले गया। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि जी उसने उसके बाद डेरे आना बंद कर दिया। नेचुरली कौन ब्रदर आएगा यदि उसको ये पता लग जाए। परंतु हमने उसकी रजिस्ट्रियां पेश की, रजिस्टर्ड सेल डीड्स उसके अप्रैल 2001 के बाद की, परहैप्स ये नवंबर की हैं शायद, 4 सेल डीड्स पेश की, रजिस्टर्ड सेल डीड्स, जो उसने डेरे के लिए ज़मीनें परचेज की हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेरा। तो ये तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो बहुत ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज इतनी इस केस में फैक्ट्स हैं कि मुलजिम का ये सोचना कि उसका केस अच्छा केस है वो कोई गलत बात नहीं, हम कह सकते कि गलत बात है। गर्ग साहब, अगर आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग है, इतने अच्छे और facts दूसरी आपके लड़की पास के हैं, बारे, ये तो एक लड़की की, दूसरी लड़की कहती है कि जिस दिन मेरे साथ रेप हुआ नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स डेरे में आए थे। ये गर्ग साहब, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, ये जितने भी आप फैक्ट्स बता रहे हैं जो लड़कियों ने, ये बयान में लिखे हुए हैं सारी ये चीजें? कोर्ट में लड़कियों के बयान है, माने हुए हैं, Registered ये बयान एविडेंस है, ये इस केस के एविडेंस है सारी की सारी। जी। और दूसरी लड़की का वो कहती है भी नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स आए डेरे में, मैंने उनको सुबह ही रो के बता दिया। दोनों फादर और मदर को बता दिया। तो उन्होंने इनसे पूछा बाबा जी से कि जी हम अपनी बेटियों को लेके जाना चाहते हैं, इनकी शादियां करने की बात है। वो दोनों लड़कियों को ले गए। और एक बड़ी और बात है इस केस में, इसमें ये भी एलिगेशन है कि जो एक दूसरी लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसकी सिस्टर थी वहाँ डेरे में, वो उसकी सिस्टर, सगी बहन रंजीत की और उनकी नो रंजीत नहीं, दूसरी लड़की की बात कर रहा हूँ, सेकंड की। उसकी रियल सिस्टर भी डेरे में है। सीबीआई का एलिगेशन ये है कि उसके साथ भी रेप हुआ था, उसकी सिस्टर के साथ भी रेप हुआ था। सीबीआई ने उस लड़की का बयान ही केस में नहीं करवाया। बताइए आप मेरे को, उस लड़की का बयान नहीं करवाया इस रेप केस में, और ना ही सीबीआई ने कोई चार्ज फ्रेम करवाया कि भी उसकी दूसरी लड़की की सिस्टर के साथ रेप किया बाबा ने। नंबर 2 जिसके साथ रेप किया उसकी सुनो, वो कहती है नेक्स्ट डे मैंने पेरेंट्स को बता दिया। चलो जी, पेरेंट्स घर ले गए। उसके काफ़ी समय बाद उसकी शादी होती है, शायद 8-9 महीने, आई एम नॉट श्योर, शादी होती है। वो डेरे में शादी करवाती है और बाबा जी के आशीर्वाद से शादी करवाती है। ये उसका बयान है कोर्ट के अंदर, मैं वो बोल रहा हूँ। और उसके बाद इनके आशीर्वाद से शादी करवाती है। और शादी के बाद वहाँ एक ट्रेडिशन है कि रजिस्टर में साइन करवाते हैं भाई इस फैमिली के और बच्चों के, दोनों के, जिनके मैरिज होती है, क्योंकि सिंपल मैरिज होती है, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गारलैंड्स। तो जो व्यक्ति रजिस्टर में एंट्री कर रहा था उसने उस लड़की का रियल नाम लिख दिया, असल नाम लिख दिया उसमें रजिस्टर में। पेरेंट्स के साइन हुए, लड़के के फादर के, ये लड़की दूसरी और इसके फादर के भी साइन हुए। इस लड़की ने उस व्यक्ति को कहा भी आपने मेरे ये असल नाम क्यों लिख दिया, मेरा तो वो नाम लिखें जो मेरे को बाबा जी ने नाम दिया हुआ है। और उसने उसी नाम से साइन किए उस रजिस्टर में जो बाबा जी ने उस लड़की को जब वो डेरे में आई थी दिया था, वो साइन किए हुए हैं। इसका मतलब तब तक उस लड़की के दिल में इनके प्रति पूरी आस्था थी, वरना कौन साइन करेगा एक ऐसे रेपिस्ट का, यदि कोई किसी ने रेप किया है उसके दिए हुए नाम से। गर्ग साहब, आस्था थी कि डर था? नहीं, आप एक बात बताएं, उस टाइम तो वो वहाँ थे ही नहीं। और नंबर 2 जब उसका नाम लिख दिया था रजिस्टर में, कटवाने की जरूरत क्या थी? कहते हैं कि डेरा में जो कुछ भी होता है वो बाबा जी की मर्जी के खिलाफ नहीं होता है, पत्ता भी हिलता है तो उनकी मर्जी से हिलता है। देखिए मेरे को एक बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप डेरे की बात करी हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ, एक लड़की बाबा जी के खिलाफ ये रेप लगा रही है, मैं पहली लड़की की बात कर रहा हूँ, ये एलिगेशन लगा रही है कि ये बाबा दूसरी लड़कियों से रेप कर रहा है, यदि, और वो ये कह रही है कि मेरे ब्रदर का मर्डर इन्होंने करवाया, लिसन, तो क्या वो उसी बयान में ये भी लिखेगी कि भी मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ? डर कहाँ है? जब आप एक एलिगेशन लगा रहे हो एक व्यक्ति के खिलाफ, तो उसी बयान में आप लिख रहे हैं कि जी ये कि मेरे साथ कुछ नहीं गलत काम हुआ, तो ये कैसे आप इन्फर करोगे कि उसको डर था? तो डर था तो वो बयान, डर था तो वो ना बोलती, चुप रह जाती। डर था तो एलिगेशन कैसे लगा सकती थी वो? और ये बात 2005 की है,
रेप 99 का एलिगेशन है। गर्ग साहब, ये सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी थी अपनी, उसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी सारी लड़कियों के साथ रेप हुआ है, जिसमें से 1999 से लेकर 2002 में करीब 30-40 लड़कियां, 130 लड़कियों के बयान लिखे इन्होंने। उनमें से 10 लड़कियां ऐसी थी जिनको वो ट्रैक कर पाए थे। लिसन, नो, उन्होंने 130 लड़कियों के बयान लिखे गए और 130 लड़कियों के बयानों की कॉपी के लिए मैंने अप्लाई किया और सीबीआई ने उन बयानों को देने से मना कर दिया। मैं, यदि रेप के एलिगेशन थे क्यों नहीं दिया हमें कॉपियां? हमने इन लड़कियों का क्या कर दिया? भी 2002 से ये पता लग गया सीबीआई को इन लड़कियों से रेप हुआ और 2005 में इन लड़कियों के 6 में और 5 में बयान लिख लिए। ठीक है, 2006 से आज तक इन लड़कियों को कब थ्रेट दे दिया, इनके घर वालों को कब थ्रेट दे दिया? ये तो कोई एलिगेशन ही नहीं है। तो ये जो डेरा की ये फियर स्टोरी है, ये तो कभी आप 20 साल बाद कह दो जी मैं डर के घर में बैठी रही, चुप रही और मेरे साथ तो गलत काम हो गया था 20 साल पहले। देखिए, कुछ रीजनेबलनेस तो आपको लगानी पड़ेगी ना। आज इन लड़कियों को 10 साल हो गए इस केस को चलते। किस लड़की ने एलिगेशन लगाया? किसी लड़की के घर वाले ने ये एलिगेशन लगाया कि हमारे साथ हमें धमकाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है कि आप बयान ना दें। गर्ग साहब, मैं आपको फैक्ट्स के हिसाब से बोल रही हूँ। जो रिपोर्ट सीबीआई की आई थी, उन्होंने कहा था कि जितनी लड़कियों को कांटेक्ट किया गया था उनमें से सिर्फ 2 मानी थी सामने आने के लिए, बाकी सब ये आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ अपने फैमिली के प्रेशर वो आना नहीं चाहती। तो आप ये तो नहीं प्रज्यूम कर सकते कि वो रेप का एलिगेशन लगाना चाहती थी। आप प्रजम्पशन पे सजा करवाओगे क्या किसी की? फिर एविडेंस पे करवाओगे ना। तो ये एविडेंस इन लड़कियों की मैं बता रहा हूँ आपको। और ये दूसरी लड़की की मैं बात कर रहा था, ये क्या कह रही थी कि इसके फादर ने कोई रेप का एलिगेशन नहीं लगाया, जिसको ये कहती है मैंने नेक्स्ट डे बता दिया। फादर को सीबीआई ने ये कह के छोड़ दिया कि इसको तो जी ये प्रोसिक्यूशन ने विन ओवर कर लिया है। बताइए, फादर विन ओवर होगा क्या यदि उसकी लड़की के साथ रेप हुआ है? और हस्बैंड क्या कहता है कि मुझे शक हुआ फर्स्ट नाइट कि मेरी पति विर्जन नहीं है। तो मैंने पूछा जी अच्छा जी माँ, फिर आपने इससे क्या पूछा? उन्होंने बताया कि जी इन्होंने बहुत कारण बताए कि भी मेरी वर्जिनिटी क्यों होगी, क्योंकि वर्जिनिटी का मतलब कोई सेक्स से नहीं, अकेला साइकिल चलाते हुए या बच्चा गिरने से कोई भी कभी भी कुछ ऐसा पॉसिबल हो जाता है। वो खुद कह रहा है, उसका हस्बैंड, दूसरी लड़की का, कि इसने मेरे को बहुत कारण बताए पर ये कारण लेकिन नहीं ये कारण मेरे को जब आखिर में बताया मेरे को लगा हो बड़ा गलत हो गया। भाई वो पहले कारण क्यों नहीं बिलीव किए तूने, और ये कैसे बिलीव कर लिया एकदम? ये इस केस के फैक्ट्स हैं जो इस फाइल में है। मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा मीडिया वालों को भी आप पहले किसी भी केस की रिपोर्टिंग करने के लिए आप पहले फाइल ज़रूर पढ़ें, वरना इससे बड़ा प्रेजुडिस होता है, मुलजिम को बड़ा प्रेजुडिस होता है, जुडिशियल सिस्टम को बड़ा नुकसान होता है। जिसका आपके पास ये पूरे बयान है? ये तो बयानों की कॉपीज़ है, ये तो आप सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में अप्लाई करके ले लीजिए, सीबीआई से ले लीजिए। आप उनको कहो भी आप हमें ये कॉपी दो, आप जो ये स्टोरियाँ बताने लग रहे हो क्या ये फैक्ट्स इसमें हैं? ये तो उन कैमरा मेरे से आप पूछ रहे हैं, ये कोई कंसील्ड फैक्ट नहीं है। और नेचुरली कि कोई लड़कियों की एफआईआर नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, और ये केस के फैक्ट्स हैं। 10 साल से ये केस की ट्रायल चल रही है। सीबीआई ने इन 2 लड़कियों को बयान रिकॉर्ड करने में जब 2002 में पता लग गया था, तो 2007 तक सीबीआई क्या करते रही जी, हमें बताइए तो ज़रा। 5 साल लगे इन लड़कियों के बयान लिखने में। गर्ग साहब, आपने ये सारी दलीलें तो कोर्ट में भी पेश की, कोर्ट में लिखी हुई हैं, कोर्ट ने तो उन्होंने इन सबको कंसिडर क्यों नहीं करा? देखिए, इस बात पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये कोर्ट का अपना एक एप्रिसिएशन करने का, हर जज का अपना तरीका है। उन्होंने अपने तरीके से केस के फैक्ट्स अप्रिशिएट किए और ऑर्डर पास कर दिया, एंड वी ऑल ऑनर द ऑर्डर वट एवर इट इज़। और अब उसकी हमने अपील फाइल की हुई है। तो जो आप अपील, अब आप अपना हाई कोर्ट के अंदर अपील, हाँ, ये सारे फैक्ट्स हमने अपील में लिखे हुए हैं, ये ग्राउंड्स हमने लिखे हैं। आपने क्या क्या ग्राउंड्स? ये सारे ग्राउंड मैंने जो बताया, इनके अलावा बहुत ग्राउंड्स है जो लिखे हैं हमने। आप बताइए कुछ और ग्राउंड्स आपने किस बेसिस पर आपने अपना जो आगे हाई कोर्ट के अंदर अपना वो करा है? ये आपको ग्राउंड सफिशिएंट नहीं लग रहे कि 2 लड़कियों के बयान सीबीआई ने लिखने रेप केस में, और वो 5 साल ले रही है बयान लिखने के लिए?
कानून कहता है कि इमीडिएट बयान लिखो, जब आपको पता लग जाए वो गवाह है या उसके साथ जाती हुई, इमीडिएट यदि आप बयान नहीं लिखते उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, कानून ये कहता है। तो ये 5 साल क्यों लिए इन्होंने सीबीआई? हमारे मुताबिक तो एक्शन सीबीआई के खिलाफ होना चाहिए। आपको क्या लगता है आपका केस कितना स्ट्रांग है और हाई कोर्ट में आपको? नहीं, हम बड़े होपफुल हैं इस केस में, तभी आदमी अपील फाइल करता है और ये लीगल राइट भी है हर आदमी का अपील फाइल करना, ऑर्डर को चैलेंज करना। हमने कहा है कि नीचे वाली माननीय अदालत का ऑर्डर बिल्कुल गलत है और गैर कानूनी है, हमने लिख के कोर्ट में अपील फाइल की है और अब उसको फाइनली फाइल करेंगे। जब ये जजमेंट आई कि मैंने उनको कन्विक्ट कर दिया है, उस वक्त बाबा राम रहीम का क्या रिएक्शन था? उनके ऊपर क्या बीती थी? नहीं, कुछ नहीं बीती, वॉज क्वाइट नॉर्मल एट दैट टाइम ऑल्सो। ऑल मीडिया स्टोरीज आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, को बिल्कुल नॉर्मल थे। जब उन्होंने ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया तो उन्होंने कहा भी ठीक है, तो ऑर्डर तो सभी को मानना ही होता है, तो उन्होंने भी कहा इट्स ऑल राइट, अब देखेंगे जो भी लीगल आगे फर्दर कार्रवाई होगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कोई फाइनल वर्डिक्ट तो होता नहीं है, इसकी अपील होती है, हाई कोर्ट में भी होती है, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी एसएलपी होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो वह कोई बहुत ज़्यादा परटर्ब नहीं थे वो, और उन्होंने ऑर्डर को बड़ा पेशेंटली सुना और कहा भी आगे की कार्रवाई आप देखें क्या करनी है। सुनने में आया था कि जब ये वर्डिक्ट को पता चला कि तो वो अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गए और रोने लग गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। नहीं, ये सब एक्चुअली मीडिया स्टोरीज हैं, ये 1% भी इस तरह की बात नहीं थी, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आई वॉज देयर, और अदरवाइज ऑल्सो आई मे टेल यू, क्योंकि जितना मेरा इनसे इंटरेक्शन रहा है एज ए एडवोकेट एंड क्लाइंट थ्रू माई एसोसिएट्स एज वेल, तो उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग आदमी है और इस तरह का बिहेवियर इनसे कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। चाहे इंसान जितना भी स्ट्रांग हो, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन उसका निकलता है भाई। चाहे आप आगे अपील करेंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वर्डिक्ट के लिए, लेकिन फिर भी इतने दिन ही सही जेल में तो है। नहीं, वो जेल में तो डिफरेंट बात है, ये तो सेकंड पार्ट आ गया। फर्स्ट आप मेरे से 25 अगस्त का पूछ रहे हैं, उनका रिएक्शन बड़ा नॉर्मल था। उन्होंने कहा वकील साहब आगे की आप कार्रवाई देखें, इसमें क्या होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, पिछले 10 साल से वो इस केस को, रादर 15 ईयर्स से वो इस केस को के एलिगेशंस को फेस कर ही रहे थे, और उनके वर्जन के मुताबिक एलिगेशंस बिल्कुल फाल्स हैं, और हमें वर्डिक्ट भी ठीक है, कोर्ट का वर्डिक्ट है, मानना ही था वो तो, परंतु अदरवाइज भी उनको पता था केस के फैक्ट्स उन्होंने खुद पढ़े हुए हैं सभी, लड़कियों के बयान उन्होंने जो कोर्ट में लड़कियों ने दिए वो पढ़े हुए हैं सभी, और टोटल एविडेंस का उनको नॉलेज थी, इसलिए वो परटर्ब नहीं हुए। उनको पता है भी केस में उनकी असेसमेंट के मुताबिक भी सब्सटेंशियली कुछ नहीं है। सर, हनीप्रीत ने जब ये कन्विक्शन सुना तो उनका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, रिएक्शन कुछ भी नहीं था, वो भी नॉर्मल थी एकदम? बिल्कुल, कोई रोया नहीं वहाँ पे, किसी ने सिर नहीं पकड़ा, कोई नीचे नहीं बैठा। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब भी जो मीडिया में आ रहा है क्या है, 95% झूठ। इसका क्या इलाज है? चाहते हैं कि आप सच बताएं। बता तो रहे हैं। चलिए, अगर सच की बात हो रही है तो एक सवाल, जो एक चीज जो मीडिया में बहुत फैली हुई है कि राम रहीम और हनीप्रीत के बीच में असल में क्या रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ता है। देखिए, बात एक आपको ये बात माननी पड़ेगी, ये दुनिया तो यदि बहन भाई भी इकट्ठे जा रहे हों, उनको भी कोई अच्छी नज़रों से लोग, आमतौर पे जो गंदे लोग हैं, देखते हैं। और जो ये स्टोरीज़ हैं, ये मीडिया ने कट पेस्ट करके बनाई हुई है, टीवी के अंदर जो हम देखते हैं, कट पेस्ट करके ये लोगों को माइंड पोल्यूट कर रहे हैं, ये समाज को गंदा कर रहा है मीडिया। मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए, जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, कोई आपके पास एविडेंस ना हो, आपको कभी बाप और बेटी के रिलेशन के बारे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। इससे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बच्चियां भी देखती हैं, लेडीज भी देखती हैं। सर, आपने हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? देखो, बात यह है कि विश्वास गुप्ता जी, अब उनसे मेरा ख्याल उनका तलाक हो चुका है। जी हो चुका है, तलाक हो चुका है, तो अब क्यों रोने लग रहा है वो टीवी पे? भाई अब बताइए हमें, उसकी क्या अटैचमेंट है? तलाक हो गया, उसने रीमैरिज कर ली, उसके बच्चा भी शायद लोग बता रहे हैं, मुझे पक्का नहीं पता, कोई लड़की भी है शायद। तो व्हाई इज वीपिंग, व्हाई इज अगेंस्ट स्पीकिंग अगेंस्ट? ये एलिगेशन लगाना किसी के खिलाफ भी बड़ा आसान है, बहुत ईजी है। और मीडिया तो आपको पता है, टीआरपी बढ़ रही है,
कभी किसी को पेश कर रहे हैं, कभी बदमाश आदमी आके बोलने लग रहे हैं। आप बगैर किसी आदमी की बैकग्राउंड को वेरीफाई किए यहाँ पर चैनल पे बिठा के उसके बयान दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम माहौल ऐसा है। जब कोई भी बड़ा आदमी किसी भी तरह की लिटिगेशन में फंसता है तो हर तरह की फॉल्स स्टोरीज, आपको तो पता है, अब तो खुद मीडिया वाले हो, चलती हैं। परंतु बगैर वेरीफाई किए मीडिया को किसी केस से रिलेटेड कोई खबर नहीं देनी चाहिए। और बाप बेटी के रिलेशन पे तो ये तो झूठ है, बिल्कुल मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। नंबर 2, यदि कोई हो भी ना किसी की, तो भी ये बात मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। आप हमें 5वीं 6ठी क्लास में एक बाबा भारती की कहानी हमने पढ़ी हुई है। उनका घोड़ा बाबा भारती का बड़ा अच्छा घोड़ा था, उसको डाकू को पसंद आ गया वो घोड़ा। उस डाकू ने देखा भी बाबा से वैसे तो लूट नहीं सकता, उसने एक बड़े गरीब का कोड़ी का वेश धारण करके वृक्ष के नीचे बैठ गया। बाबा जी दयालु आदमी थे, वो घोड़े पे बैठे जा रहे थे, घोड़ा बड़ा सुंदर था। उन्होंने कहा, वो कहने लगा भी मुझे हेल्प चाहिए दिस एंड दैट। उन्होंने तरस खा के, क्योंकि जैसे आम आदमी आप भी तरस खाते ही होंगे किसी पे गरीब पे, या कि आपको लगता होगा यार ये गलत हो रहा है, चाहे आप ओपनली ना कह के आपको सोचते, तो उन्होंने उसको घोड़े पे बिठा लिया और आप पैदल चलने लगे घोड़े के साथ साथ। उसने घोड़े को मारी किक, घोड़ा सर पर दौड़ लिया। बाबा जी ने उसको पता है क्या कहा डाकू को, भाई तू ले गया कोई बात नहीं है, ये बात ना बताना किसी को तू कैसे मेरे से लेके गया है। क्यों? आइंदा लोग किसी अपाहिज पर या किसी गरीब पे या नीडी पे दया करना बंद कर देंगे। ये तो 5वीं 6ठी की पढ़ी हुई कहानी है। ये डॉक्टर साहब सॉरी, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे एक चीज़ बोल रही हूँ। आप कह रहे हैं कि फैक्ट्स पर देखिए, सिर्फ फैक्ट्स पे विश्वास करिए। फैक्ट्स तो शायद बुरा नहीं मानेगा, लेकिन क्या पता आपको भी हनीप्रीत और उनके बीच में क्या रिश्ता है। आपने भी तो बाहर से ही देखा। जो उनके पूर्व पति हैं विश्वास गुप्ता, वो अपनी आंखों देखी बता रहे हैं। नहीं, मेरे को आप बताइए, फिर आप कह देंगे जी वो तो डरा हुआ था। इसका क्या एंड है फिर? इस बात की स्टोरी एंड कहाँ होएगी? वो कह देगा मैं तो जी बड़ा डरा हुआ था। बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक के व्यूज हैं अब बाबा राम रहीम के। वो तो मीडिया ने बनाए हुए हैं, उसका क्या इलाज है? उसका तो इलाज ही नहीं है कोई। आपको ऐसा समय के साथ ठीक होगा ये। विद टाइम इज द ग्रेट हीलर। आपको चोट लग जाती है, आप मेडिसिन ना भी लगाएं, समय के साथ ठीक हो जाएगी वो। ये भी इसी तरह की सिचुएशन है आज। आपने आप मेरे से इनके बारे, रेप के बारे पूछ रही हैं। क्या आपने कभी वहां पर डेरे में जाके देखा या कभी ये वेरीफाई करने की कोशिश की कि इस व्यक्ति ने क्या सामाजिक कार्य किए हुए? मैं ये नहीं कहता कि सामाजिक कार्य करने वाले को गैर कानूनी कार्य करने का राइट है, मैं वो नहीं आपको सुजेस्ट कर रहा, पर क्या देखा कि इससे क्या नुकसान हुआ है और क्या नुकसान होगा? बताइए। वहाँ पर नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक है जी, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक है, आइज़ का बड़ा भारी बैंक है वहाँ पर, और हज़ारों मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री हज़ारों यूनिट ब्लड वहाँ से लेके जाती थी एवरी ईयर। और किडनी आप आज आपकी भी किसी आपके जानकार की खराब हो, वहाँ जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, वो कहेंगे आप कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, आपको ये प्रोवाइड, कोई ना कोई डोनेशन देने वाला मिल जाएगा और कोई पैसा नहीं लेते। बहुत अच्छे काम भी हैं। वैश्याओं की शादी कोई कर देगा? अपनी बेटी की शादी करके दिखा दो ना कोई। वो वैश्याओं की शादियां भी हुई हैं, आप वेरीफाई करें ना ये बातें हैं या नहीं है। तो इशू ये है कि चलो, डॉक्टर साहब किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता कि वो रेपिस्ट है। आप शक्ल पे मैं कब कह रहा हूं जी? आप उनकी अब तो आप उनको जो कहना चाहें कहें। ही इज ए कन्विक्ट नाउ। अपील अपनी वो फाइल कर देंगे। अपील भी ट्रायल का एक्सटेंशन ही होता है। अपील इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल। भाई बाकी काम तो देखो, ये तो बहुत दिखा लिया, 1 महीना हो गया कि रेपिस्ट है, कोई बात नहीं। बेटी का भी दिखा दिया, कोई बात नहीं है। बाकी चीज़ें भी तो दिखाइए। आप बहुत साइड्स ऑफ कॉइन तो आप लोगों को बताएंगे ना। अब लोगों में इतनी गंदगी फैला दी है कि जिससे समाज को बड़ा भारी नुकसान है। इनकी तो कन्विक्शन होगी, चलो डिफरेंट बात है, अगले इलीगल रेमेडी ले रहे हैं अपनी, लेंगे, पर जो समाज को नुकसान मीडिया ने कर दिया उसका क्या सोल्यूशन है जी? गर्ग साहब, जैसे एक तो ये उनके पूर्व पति हुए, उसके अलावा और भी बड़े सारे लोग मीडिया के सामने आए हैं, दुनिया के सामने आए हैं, जिन्होंने डेरा के बारे में सच्चाइयां बताई। देखिए, आप उनको सच्चाइयां बगैर वेरीफाई किए आप सच्चाइयां कह रहे हो। जो उन्होंने आप वेरीफाई तो करें ना। मैं आपकी बात मान लूंगा,
आप उनको चेक कीजिए। 30 साल के बाद एक आदमी आ रहा है। देखिए, जब आदमी एक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाता है, आपको पता है 2-3 बीमारियां तो उसको ऑटोमेटिक वैसे ही लग जाती है, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से। इट इज़ लाइक दैट। आज हर आदमी अपनी टीवी पे आ रहा है जी, बड़ा बढ़िया इंटरव्यू दे रहा है जी। आपको लग रहा है वो सब मीडिया के? नहीं, मैं ये कहता हूँ आज क्यों, पहले क्यों नहीं आए? केस चल रहा था इनके खिलाफ। रेप केस जब चल सकता है, दूसरा केस क्यों नहीं चल सकता जी? 2 मर्डर, एक रेप केस जिस आदमी पे 10 साल से चल रहे हैं, वो लोगों ने आकर पहले क्यों नहीं बताया जी? पहले एफआईआर केस क्यों नहीं दर्ज करवाए? वो आज क्या हो गया ऐसा? तो मेरा मतलब कहने का है कि इसका वेरीफाई कीजिए फैक्ट्स को, आप रिपोर्ट ज़रूर करें, और मीडिया की ड्यूटी भी है करेक्ट फैक्ट्स रिपोर्ट करना, और मीडिया की ये भी ड्यूटी है साथ में कि ऐसा काम करें कि समाज को अच्छा बनाने में हमारा योगदान। और अब आपका अगला स्टेप क्या है? अपील फाइल कर दिया, अपील में कॉन्टेस्ट करेंगे, लड़ेंगे। आप उनके मर्डर केस में भी आप ही वकील? हाँ, मैं वकील हूँ। सीबीआई ने लास्ट चालान 2006 में फाइल किया जी। कब? 2006। इनको मुलजिम नहीं बनाया, इनको मुलजिम 2006 तक मर्डर केस में ये मुलजिम नहीं थे। 2007 में इन्होंने एक बंदे का बयान लिखा कि जी उस टाइम मैं हाजिर था जब इन्होंने उस बंदे को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसने ये बयान था उसका, मिस्टर खट्टा सिंह का। और उस खट्टा सिंह ने जब पुलिस सीबीआई को बयान दिया, उससे पहले वो 4 बार सीबीआई के खिलाफ कंप्लेंट कर चुका था। पुलिस में इंक्वायरी हुई थी, कोर्ट में उसने एप्लीकेशंस दी थी कि जी सीबीआई मेरे को दबाव दे के बयान लिखना चाहती है, मेरे बयान आप लिखवाएं, कोर्ट को रिक्वेस्ट की उसने। ये वो फिर सीबीआई ने उसका बयान लिख लिया। फिर कोर्ट में जब आया उसने सच बोल दिया कि जी मेरे को डरा धमका के सीबीआई ने बयान लिखवाया था, मैं क्या करूं। ये उसकी इसकी लॉन्ग एंड शॉर्ट। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ, जब जैसे कि मैंने कहा कि पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, क्या ये आपके केस को वीक बनाते हैं? नहीं, देखिए इस बात का इफेक्ट तो हर जगह पड़ता है। ये तो मीडिया ट्रायल हो गया जी, जुडिशियल ट्रायल की बजाय। देखो, ये तो आपको पता है, हमारे से आप पूछ रहे हो कि इसका क्या इफेक्ट होता है। तो बड़ी खबरें आ रही हैं कि राम रहीम जेल के अंदर खुश नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत याद करते हैं, रोते हैं, खाना ढंग से नहीं खाते हैं। हाँ, हनीप्रीत को ज्यादातर याद करते हैं। तो ये कैसे खबरें आई हैं टीवी पे? या तो बताएं हमें इनको, ये किसने बताया उनको? ये बिल्कुल झूठ है। चलिए, आपसे क्या इंटरेक्शन हुआ, या आपके जो बिल्कुल नॉर्मल थे? उन्होंने मुझे मैंने जूनियर से स्पेशली भी पूछा, परंतु मैं पहले मेरी बता देता हूँ, 28 को मैं क्या, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्होंने यही कहा भाई अब इस केस की आप आगे के लिए तैयारी कीजिए, ये कहा, क्योंकि कोर्ट का कोई फाइनल फैसला थोड़ी होता है ट्रायल कोर्ट का, वो अपील राइट है, अपील अब हम कर ही रहे हैं। और जो उनकी तबीयत बीच में खराब हो गई थी, डॉक्टर्स गए, कोई तबीयत खराब नहीं थी, ये मॉक ड्रिल था गवर्नमेंट का कि भी क्या डॉक्टर यदि तबीयत खराब हो जाए पहुंच पाएंगे या नहीं, कुछ ऐसा था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का मॉक ड्रिल था। हाँ, ये कोई उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। तो जो आपके जूनियर गए, उनका दिनचर्या क्या करते हैं, पूरा दिन कैसे बीतते हैं उनके दिन? जो व्यक्ति जिस आदमी ने करोड़ों लोगों को परमात्मा का नाम लेने के लिए प्रेरित किया हो, चाहे आज एलिगेशन कुछ भी हो, आज भी उनको मानने वाले एज इट इज ही हैं। आज भी वो लोग एज इट इज ही हैं। नंबर 2, वो खुद भी अब परमात्मा का नाम ही लेते हैं, बैठ के सिमरन करते हैं, और करना भी चाहिए। और क्या करते हैं? कोई टेंशन नहीं उनको, बिल्कुल 1% भी। वो कह रहे हैं समय की बात है, सब ठीक होगा, अपना कानूनी काम करेंगे हम, जो करना है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरे जूनियर से स्पेशली पूछा, माँ भी हेल्थ की क्या पोजीशन है, कुछ डाउन है? ये बोले जी 1% भी नहीं। वो पहले भी वैसी बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग आदमी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वरना एक आदमी इतना बड़ा सिस्टम, आप देखें दिल्ली से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हो? वैसे थोड़ी है, कोई आम आदमी होता तो कितने केसों में, रेप केसों में सज़ा होती है। मीडिया कभी 1.5 महीना थोड़ी चलाता है, 2 दिन बाद फिनिश। कितने इंपॉर्टेंट आदमी हो, अब 1.5 महीने से चल रहा है मीडिया का सिस्टम, देखेंगे सभी चैनल। पर 24 घंटे सिर्फ सिमरन करते हैं, कुछ तो और करते होंगे? नहीं, नेचुरली कोई थोड़ा बहुत योगा वगैरह करते होंगे, डेफिनेटली। हाँ, सिमरन जरूर करते हैं, ये मुझे पता है। क्या आप डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर हैं? नहीं, मैं फॉलोअर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ उनका। मानते हैं आप? नहीं, मैं हर अच्छे आदमी को अच्छा मानता हूँ।
और जब तक आदमी की फाइनल कन्विक्शन नहीं होती मैं उसको निर्दोष मानता हूँ। ये फैक्ट है। हर आदमी, किसके खिलाफ एलिगेशन नहीं थे आप देखो तो हिस्ट्री उठा के, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, एलिगेशन है। अभी ट्रायल केसेस अपीलें चलेंगी, क्या फैसला होता है फाइनली कोर्ट क्या करती है अभी आज हम प्रेडिक्ट नहीं कोई भी कर सकता। केसेस की पोजीशन मैंने आपको कहा है कि आप यदि रिपोर्ट कर रहे हैं केसेस को, आप प्लीज़ फैक्ट्स को ज़रूर पढ़ें, फिर आप इतना बढ़िया रिपोर्ट कर पाओगे कि आपको भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये मेरा ओपिनियन। देखा दोस्तों आपने कैसे खट्टा सिंह जैसे फीमची और पलटू लोगों को गवाह बनाकर कैसे सीबीआई अदालत द्वारा एक तरफा कार्रवाई करके बाबा को सजा सुना दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि हाई कोर्ट में जाते ही सभी फैसले बदल जाएंगे और बाबा बरी होकर बाहर आएंगे।